हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता शर्मा और हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर थर्ड हमारा मेंस का, जिसमें क्या है हमारा साइंस एंड टेक है। तो हमारा जितना भी साइंस एंड टेक का कंप्लीट कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है और वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका ऑलमोस्ट इस बार जो पेपर पैटर्न बदला है वो काफ़ी बदल गया। इस बार साइंस का वेटेज ज़्यादा हो गया, जैसे कि हमने अभी भी देखा आईटी जुड़ गया है, रोबोटिक्स जुड़ गया है, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई है। तो ये पूरा रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो हम उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर आईटी ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे उसमें। ठीक है, तो उसमें मेंस में हम जब प्रिपेयर करेंगे तो हम अपनी अप्रोच एक अलग तरीके से रखेंगे, क्योंकि अब चीज़ें अलग तरीके से आती है। पहले जो फैक्चुअल तरीके से आती थी वो नहीं कि फैक्ट याद कर लिया और उसको लिख दिया और टिक कर दिया और आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब चीज़ें चेंज हो गई है, तो हमको उसको अलग तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसीलिए हमको मेंस की आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जब हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तब हमें समझ में आना चाहिए कि हमको क्या लिखना है, कितने में लिखना है, कितनी वर्ड लिमिट में लिखना है। पहले वर्ड लिमिट अलग हुआ करती थी, पहले पूरे पेपर का पैटर्न एकदम अलग हुआ करता था, लेकिन अब पेपर का पैटर्न बहुत अलग हो गया है। अब इस बार हम जो मेंस लिखेंगे उसके अंदर हमको जो जहाँ पहले हम भर भर के आंसर्स लिखते थे वो चीज़ें अब चेंज हो गई। अब हमको एकदम फैक्चुअल बातें करनी, जो एकदम फैक्चुअल बातें वो लिखनी है। तो उसको कैसे लिखनी है, 3 मार्क्स का अगर आंसर आ रहा है तो उनको हमको 3 पॉइंट्स ऐसे लिखने जिसपे हमको मार्क्स मिले ही मिले। और क्योंकि ये साइंस है तो इसमें मन से तो बना सकते नहीं है हम, तो हमको ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए कि 3 पॉइंट ऐसे याद हो हमको जिसको हम सीधे लिख करके वहाँ आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डीप थरोली अच्छे से समझना पड़ेगा, कंसेप्ट जो हमारे हैं वो पूरे क्लियर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेंस है हमारा उसकी आंसर राइटिंग अभी चालू हो गई है। 90 डेज का हमारा ये कोर्स रहेगा आंसर राइटिंग का। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 1395 का, तो उसके अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुल आपके 100 टेस्ट होंगे, प्री के अलग से होंगे, मेंस के अलग से होंगे। अभी हम मेंस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब जैसे ही एग्जाम आएगी प्री की तब हम उसके एमसीक्यू लगा करके उसको प्रिपेयर कर लेंगे। पर अगर हम मेंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो मेंस में क्या होता है, कंसेप्ट होते हैं, अगर हमारे वो क्लियर होते हैं तो प्री में हम क्या बोलते हैं ऑप्शंस पे टिक करने में हमको ईजी रह जाता है। तो इसलिए पहले मेंस प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में हम हमारा प्री का प्रिपेयर करेंगे। प्री के लिए भी अलग से आंसर क्वेश्चन के लिए एमसीक्यूज की सीरीज होगी, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसी में। बाकी जो है हमको मेंस का भी प्रिपेयर करना है, मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है इस वक्त, क्योंकि अभी जो टाइम है हम उसको मेंस पे प्रिपेयर करने में लगाएंगे, क्योंकि हमको डेली लिखना आना चाहिए। हमारे हाथ जब तक नहीं खुलेंगे, हमारे हाथों के अंदर से आंसर्स नहीं निकलने लगेंगे। जैसे हमारे वहाँ पे क्वेश्चन आया, हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमको क्या लिखना है अभी इस वक्त। तो कैसे आएगा, जब हमें किसी एक टॉपिक के ऊपर 3 से 4 पॉइंट याद होंगे, 3 से 4 पॉइंट याद होंगे तो हम उसको इलेबरेट कर सकते हैं। 3 मार्क्स का बोलेगा 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स का बोलेगा 5 मार्क्स में, 11 का बोलेगा 11 मार्क्स में, हम उसको इलेबरेट कर देंगे। पर वो इलेबरेट करेंगे कैसे, जब हमको आता होगा। और हमको आएगा कैसे, जब हम उसको थरोली कंसेप्चुलाइज करके समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वो करने के लिए हमको मेंस के आंसर राइटिंग पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आपके मेंस के लिए, वरना वहाँ पे आप सोच लो कि हम मैं अभी पढ़ लूँगा अभी पढ़ लूँगा, वहाँ जाके लिखने में नहीं आएगा। तो वहाँ जाके अगर लिखना है और आंसर्स निकलने हाथ से, तो वो इसी से हो पाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। लोग अगर कोई गेम खेल रहे, कुछ भी खेल रहे हैं, विराट कोहली ने भी जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तो वो बचपन से खेलता था, एम एस धोनी ने भी जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तो बचपन से खेलना चालू किया, तो वो प्रैक्टिस जाकर के बाद में हमको ट्रॉफी जिताती है। ऐसे ही नहीं हो जाता। ठीक है, हम सोचे कि आज हम याद कर लेते हैं, कल जाके हम सीधे लिख देंगे, तो ऐसे सीधे नहीं लिख सकते अपन। ठीक है, हमको तभी लिख पाएंगे हम जब हमको याद होगी वो चीज़ें। और क्योंकि ये टेक्निकल है तो इसलिए हमको इसके वर्ड स्पेसिफिक सब चीज़ें याद होनी चाहिए। इसमें मन से कुछ भी नहीं डाल सकते हो आप। ठीक है, मन से कोई वर्ड नहीं डाल सकते हो, सारी चीज़ें टेक्निकल होगी, तो इसलिए वो टेक्निकल वर्ड्स हमें याद होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें हमको याद होना ज़रूरी है, और वो याद होंगे और वो हम लिख पाए होंगे, तभी हम उसको जा करके वहाँ पर मेंस में परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी के इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर के जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप वो इन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, और ये ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही हमें एट द एंड बेनिफिट करेगी। अगर हमने आंसर राइटिंग्स नहीं की होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जब भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन भी ले लो, आप अगर मैथ्स पढ़े होंगे तो अपने मैथ्स का क्वेश्चन जब तक आप 6 बार उसको प्रैक्टिस ना कर लो, लिख लिख के, तब तक आपको फॉर्मुलेज याद नहीं होते, स्टेप्स याद नहीं होती। वैसे ही इसका भी रहता है मेंस में,
जब तक आप उसको अच्छे से नहीं लिख लोगे और अच्छे से नहीं देख पाओगे कि आप कहाँ पे कौन से पॉइंट्स फिट करने, सिर्फ याद होने से कुछ नहीं होगा, पॉइंट्स वहाँ पे फिट करने चाहिए, वहाँ पे फिट होना चाहिए पॉइंट्स। अगर 5 मार्क्स में मिला है तो 5 मार्क्स में क्या क्या लिखे हम कि हमको उससे मार्क्स मिल जाए, तो वो कैसे प्रैक्टिस होगी, वो इससे होगी। इसके आप जब टेस्ट लगाएंगे दोपहर में, उसके बाद में शाम को आपको इसका एक लेक्चर मिल जाएगा जिसमें आपको मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे कि आपको अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, वो मिलेगा तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, अपने आप को चेक कर पाएंगे हमने कहाँ गलती करी है, कहाँ नहीं करी, और वो चीज़ें आपको बाद में हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप यहाँ इस पे टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल प्लान लें और अप्लाई करें। हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योति तीव्रता। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता इंग्लिश में लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, हमें इसे एक्सप्लेन करना होगा। तो 3 मार्क्स में तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि 3 मार्क्स में हमको क्या क्या लिखना है। तो लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हमको 3 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए कोई से भी। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो 3 मार्क्स में हम लिख दें। तो अब वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, इसमें वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में क्या लिख देंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, सबसे कम से कम शब्दों में जितना हम लिख सके वो करना है हमको। तो ये क्या होता है, प्रकाश के स्रोत से निकलने वाले फ्लक्स की मात्रा। लुमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता क्या होती है, किसी भी एक लाइट के सोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, जो उसका फ्लक्स निकलता है, उस नेट अमाउंट को हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता। जो नेट फ्लक्स निकला है वहां से किसी प्रकाश के स्रोत से, सपोज ये प्रकाश का स्रोत है, ये बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी निकला है, उस इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लक्स होगा एक पॉइंट पर आकर के जो कलेक्ट होगा, उस फ्लक्स की जो इंटेंसिटी होगी जो या जो घनत्व होगा, वही हमारा होता है लुमिनस इंटेंसिटी या फिर ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, इसका चिन्ह लिख देंगे हम एक CD, इसको CD से हम डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या है, कैंडेला। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब ऐसे ही 3 पॉइंट हमको हर एक क्वेश्चन में लिखने 3 मार्कर के लिए, ताकि हमको अच्छे से मार्क्स मिल सके। हमको मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम 3 ऐसे फैक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो हमें हर चीज के फैक्ट्स याद होने चाहिए। वो याद कैसे होंगे, जब हम कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट समझेंगे तो हमको सारी चीजें याद होने शुरू हो जाएगी, और फिर वहां पर जाकर के हमको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। ज्यादा सोचेंगे, अगर आपने मान लो याद कर लिया तो आप वहां जाकर के सोचने लगोगे आंसर। अगर आप वहां सोचने लगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ तो आप आंसर ही नहीं लिख पाओगे, और आंसर आपने जो छोड़ा तो वही समझ लो आपका गया मीन्स। ठीक है, तो इसीलिए आंसर्स याद हो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए हमको ये टेस्ट पेपर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, 3 मार्कर का है, तो 3 पॉइंट्स हमको लिखने। ठीक है, वो हमने लिख दिया। इंग्लिश में आप समझ लीजिए, अमाउंट ऑफ फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। कोई सा भी सोर्स ऑफ लाइट ले लीजिए आप, बल्ब है, सन है, कुछ भी, उसके अंदर से जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है लाइट का, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, और उसका जो फ्लक्स होता है वही कैलकुलेट करता है लुमिनस इंटेंसिटी, उसी को कैलकुलेट करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी में। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट कैंडेला है और इसका साइन CD है। ठीक है, ये हमारा 3 मार्कर का क्वेश्चन है। हमको हर एक चीज याद होनी चाहिए, टॉपिक समझे होंगे तभी हम 3 मार्कर भी अटेंड कर पाएंगे, 5 मार्कर भी अटेंड कर पाएंगे, और 11 भी अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमको सबको याद होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बार। अब उसने दे दिया बार। अब बार से आप क्या समझते हैं, बार हमें तभी पता होगा जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा होगा। ठीक है, हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा है, तो हमको पता होगा कि हमारा जो बार क्या होता है। ठीक है, बार क्या है, इसकी यूनिट है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, उसकी जो मात्रक है या उसकी जो यूनिट है वो होती है बार। तो ये हमको बार अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमको कैसे पता चलेगा, हमने जब वायुमंडलीय दाब पढ़ा होगा। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा बार। ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है वो। ठीक है, नेब्यूला क्या होता है, ठीक है, सोलर क्या होता है, ये सारी चीजें वो पूछ सकता है। तो ये चीजें हमको तभी समझ में आई क्योंकि मात्रक हमारा टॉपिक है इसमें, तो मात्रक में बार है। ठीक है, तो अब वो उठा के पूछ सकता है कि इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। अब ये आपके वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने इस वक्त किस तरीके से उसको पढ़ा है, आपकी अप्रोच क्या रही है। आपने अगर सीधे बार उठा के पढ़ लिया है तो हो सकता है वो बार ना पूछे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछ लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा है उसने तो आपको पता ही होगा कि बार क्या होता है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए। और अप्रोच सही कैसे होगी, जब हम उसको कंसेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, थोरो से समझेंगे, एकदम स्टार्ट से इनिशियल तक, इनिशियल से लेके एंड तक हम उसको ले जाएंगे। ठीक है, बार। अब इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर हमको वैसे ही लिखना है, ठीक है। पहले में हम डेफिनेशन लिख देंगे, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार है, ठीक है। बार के बारे में हमें इतना ही पता है, ये क्या है, एक वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको, इसका चिन्ह क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, बार से, और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको याद होना चाहिए, जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनके हमें जो डिनोटेशन है वो याद होनी चाहिए, उनको कैसे डिनोट करते हैं, एफ से, एम से, पी से, ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्योंकि ये फिजिक्स है, ये साइंस है, ठीक है, साइंस में हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते, हर चीज का एक डिनोटेशन फिक्स है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो वो सारी चीजें हमें याद होना चाहिए। और अब जो है पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत बदल गया, उसमें साइंस बहुत ज्यादा वेटेज रखेगा, तो वो वेटेज की वजह से हमको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहले वाला नहीं काम है कि बस ये कौन सी सदिश अदिश है, ये याद कर लिया, रट्टा मार लिया और चलेगा और दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब उसका वेटेज बढ़ा दिया है, तो वो चीज़ें हमको पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो ही हम लिख पाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि अब पेपर में वेटेज बढ़ गया है इसका। एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर, और उसका सिंबल क्या है, बार, ठीक है। ये हमको चीजें याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वेलोसिटी की भी डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी आया वो तो हमको ठीक है पता है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी के लिए हमको वेलोसिटी भी याद होना जरूरी है, ठीक है। तो यही वही चीजें हैं कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे हर चीज में, तो ही हम कोई चीज कर पाएंगे। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर हमको एस्केप वेलोसिटी में को ज्यादा लिखने का नहीं है, तो हम इसकी डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम इसकी डेफिनेशन भी इसकी बड़ी है, तो हम ऐसा फोकस करेंगे। अब हमको ना लिखते वक्त ये सोचना है कि हमारे शब्द कितने कम हो और कितने ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। ऐसे शब्द चूज करना है हमको लिखते वक्त कि कम लिखें पर सटीक लिखें, ठीक है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा भर भर के लिखने लगेंगे तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी वर्ड लिमिट फिक्स है, ठीक है। तो एक लाइन में हमको आंसर लिखना है। अब एक लाइन में कितना ही लिख पाओगे, या तो डेफिनेशन लिख लोगे या फिर उसके बारे में कुछ 3 पॉइंट लिख लोगे। तो अब हमको क्या करना है कि उसके, अगर हमारे पास में ज्यादा नहीं है उसके पास में कंटेंट किसी चीज के बारे में, तो उसका डेफिनेशन ऐसा इम्पैक्टफुल बनाना है, सही वर्ड्स के साथ में, बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिख के आना है, ठीक है। इम्पैक्टफुल छोटी सी डेफिनेशन पर बहुत ही राइटियस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डेफिनेशन लिखेंगे हम, और साथ में उसका जो भी हमको इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट पता है, वो लिखेंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस में हमारे पास पॉइंट्स थे उसको एलैबोरेट करने के लिए, तो हमने वो लिखे, पर अभी यहाँ पर हमारे पास में नहीं है, तो हम उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से विभेदन कर वस्तु बाहर जा सके, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मान लो ये पेन है, अगर मैं इसको फेंकूं तो ये क्या वो बाहर चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरी जो वेलोसिटी होगी इस पेन को फेंकने की, या इस पेन को फेंकने की जो वेलोसिटी होगी, चाहे वेग होगा, वो इतना नहीं होगा कि इसके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर सके। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, वो वेग जो होता है वो होता है एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। मतलब जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ये पृथ्वी है, इसके आसपास ये इतनी 150 किलोमीटर की एक रेंज होती है, इस रेंज के बाहर ये यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। यहीं पे हमारे सारे सैटेलाइट्स होते हैं। अब अगर मैंने ये पेन फेंका है यहाँ पे से, इस पॉइंट पे से, तो ये पॉइंट पे से पेन इस तरीके से बाहर निकल जाना चाहिए कि ये ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ करके सीधे स्पेस में निकल जाए, अंतरिक्ष में निकल जाए, ठीक है। तो इतना इसमें वेग होना चाहिए, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग, ठीक है। तो पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी स्पीड से आप फेंक सकते हो या नहीं, हम नहीं फेंक सकते हैं। सैटेलाइट्स को फेंका जाता है, ऑर्बिट्स रॉकेट के थ्रू, रॉकेट प्रोपल्शन के थ्रू होती है ये सारी चीजें। रॉकेट लॉन्च करता है किसी भी सैटेलाइट को, और फिर वो क्या करती है, इसके ऑर्बिट को छोड़ देती है, अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ देती है, ठीक है। तो तभी हम मून पे भी पहुंच पाते हैं। मून यहाँ है, ठीक है, सन यहाँ है, बाकी के ग्रह मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, ऐसे सोन ग्रह है, तो वो सब तभी वहां पर हम तभी पहुंच पाते हैं जब हम इसके थ्रू जाते हैं। आपने मंगलयान मूवी देखी होगी, उसमें उन्होंने बताया वो एक रिंग रहता है ग्रेविटेशन फोर्स का, उस ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर निकालना है हमको, तब जाके हम क्या बोलते हैं मंगल पे पहुंच पाएंगे। तो वही ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकालने के लिए उतनी वेलोसिटी होना जरूरी, और वो वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की, ठीक है। ये चीजें याद होनी चाहिए हमको, ये याद नहीं होगी तो हम नहीं लिख पाएंगे, है ना। और ये चेंजेस नहीं होते हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कभी कभी कि वो 4-5 चीजों को मिला करके पूछ ले, ठीक है। या तो वो बोल दे
हमको कि एनर्जी कितने टाइप की होती है उनको एक्सप्लेन करो, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी कितने टाइप की होती है वो लिखेंगे और उनको फटाफट एक्सप्लेन कर देंगे एक एक लाइन में, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो हमको आधे पेज से ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है, 6 से 7 लाइन मिलेगी मैक्स टू मैक्स। 6 से 7 लाइन में हमको ऐसी डेफिनेशन लिखनी है कि उसके अंदर उसका जो क्वेश्चन का जो मोटिव है, जो मकसद है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे पूरा होगा, वो ऐसे पूरा होगा कि अभी उसने हमसे क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताइए। तो हमको ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन भी हो जाए, इसके बारे में फैक्ट्स भी हो जाए और इसके एग्जाम्पल भी हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए विद इन द वर्ड लिमिट्स। अब ऐसा नहीं कि मतलब लिखे जा रहे वर्ड लिमिट पार कर दी, नहीं, वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए, क्योंकि उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। वर्ड लिमिट हम अगर ज़्यादा लिखेंगे तो उसमें हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम वर्ड लिमिट तो पार करेंगे इसी, वो उसको चेक भी नहीं करेगा, साथ में हमारा भी टाइम जो वेस्ट होगा उससे हम अगला क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको वर्ड लिमिट पता होना चाहिए, इसका वर्ड लिमिट। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई चीज गति कर रही है, मान लो ये पेन है, ठीक है, पेन तो नहीं चलता है, चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, अगर गाड़ी लेते हैं, ठीक है, एक गाड़ी अगर चल रही है तो जब वो मोशन में रहती है तो उसके मोशन में आने की वजह से उसमें फ्यूल भी बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होगा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो जो उस एनर्जी उस गाड़ी में होगी, उसके मोशन की वजह से, उसकी गति की वजह से, वो ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। उस ऊर्जा को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे भी कोई चीज अगर ऐसे चल रही है, मोशन कर रही है, कोई पार्टिकल है, कोई धातु है, कुछ भी चीज है, वो अगर ऐसे चल रही है तो उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होगी वो क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी को हम इससे डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई से, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट में के ई भी आता है, ठीक है, ऐसे नीचे सबस्क्रिप्ट में आता है, पर मोस्टली हम इसको के ई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें एम इसका मास है, ठीक है, द्रव्यमान, वी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसकी जैसे कि अभी मैंने बताया गति की वजह से चल रही तो वेलोसिटी आएगी सही, और उसकी गति उसके मास पे भी डिपेंड करेगी, कितना मास है उस हिसाब से चीज की गति होती है, ठीक है। ज्यादा मास रहता है तो उसकी गति भी कम होती है, कम मास रहता है जल्दी जाती है चीज, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो मास m क्या है, इसका द्रव्यमान है, और v इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, या वेग, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, हमने इसका दूसरा पॉइंट क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब ये किस टाइप की होती है, ये सदैव धनात्मक होती है। अगर गति हो रही है किसी चीज में तो धनात्मक ही होगी, ठीक है। कोई भी चीज ऐसे रिवर्स में नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस, अगर रिवर्स में आती भी है तो वो फिर उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मान लो ये चीज है यहाँ पे, ये पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो ये इसकी गति हुई, पॉजिटिव में गया, ठीक है, इसने स्पीड पकड़ी और कुछ डिस्टेंस कवर किया। अगर ये वापस यहाँ से लौट करके आता है, अभी इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन इसकी यू थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है, यू, आई और यू। अब अगर ये यहाँ से चलता है तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, यहाँ के लिए ये हो गई, और यहाँ के लिए इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई ये यू, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चला तो भी इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो ये तो भी ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा। तो गतिज ऊर्जा हमेशा प्लस में रहती है, धनात्मक रहती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास में। पांचवा हम एग्जाम्पल देते थे, बहते हुए नदी का पानी। कोई भी चीज ले लो, जरूरी नहीं है नदी का पानी, एग्जाम्पल हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज चल रही, चलता हुआ वायु यान है, चलती हुई गाड़ी है, कोई भी वाहन चल रहा है, कुछ भी, कोई गेंद खिसक रही है, कुछ भी चीज होगी, वो क्या होगी, जो मूव कर रही है, जो मोशन कर रही है, जो गति कर रही है, वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा उसके अंदर संचित होगी, ठीक है। तो उसमें कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकता है। सब यही मत लिख के आ जाना एग्जाम्पल अगर लिखने जाओ तो, ठीक है। एग्जाम्पल अपनी तरफ से सोचो, कुछ थोड़ा सा अपना भी दिमाग अपने को लगाना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स ढूंढ के रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये आंसर राइटिंग हम कैसे कर पाएंगे, जब हमने खुद से अपने कंसेप्ट कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के रख रखे होंगे हर चीज के बारे में। कोई एक टॉपिक लिया, कोई सा भी टॉपिक उठा लो, एनर्जी उठा लिया हमने मान लो, तो अब एनर्जी जो टॉपिक है उसके हमको पूरे डायमेंशंस पढ़ने पड़ेंगे, इसकी सारे आयाम पढ़ने पड़ेंगे, तो ही हम इसके बारे में लिख पाएंगे। अब एनर्जी जब हम पढ़ने जाएंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज गतिज ऊर्जा दोनों पढ़ेंगे। तो जब दोनों पढ़ा होगा तो ही हम क्वेश्चन लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि पूरा इसका आयाम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके सारे जितने पॉइंट्स निकल सकते हैं, इतने इतने सारे सब पढ़ने पड़ेंगे,
तब जाकर के हम इसके बारे में लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा तो हम इसके बारे में भी लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब कोई भी चीज, ये अगर ये बॉटल है पानी की, ये बॉटल यहीं पर रखी हुई है, तो इसके रखे रहने की वजह से जो ये एनर्जी अक्वायर कर रही है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या स्थितिज ऊर्जा। किसी स्पेसिफिक शेप या साइज की वजह से अगर किसी चीज के अंदर, कोई बॉडी के अंदर कोई एनर्जी या ऊर्जा आती है, तो वो जो ऊर्जा संचित होती है वो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी अवस्था या विकृति के कारण, किसी भी शेप, साइज या उसके किसी भी टाइप के मेजरमेंट के कारण जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? पीई से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या? mgh। यहाँ पे m मास, g इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो वस्तु क्या है? स्थिति में स्थित है, मतलब कहीं पर रुकी हुई है, कोई शेप लेकर के बैठी है या कोई फॉर्मेशन उसका है, कोई आकार उसका है। ठीक है, वो फिक्स है। तो जब वो चीज फिक्स है और कोई चीज शेप लेकर के वो वहीं पर स्थिर है, तो उस स्थिर चीज पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरे ऊपर क्या बल लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि इस तरीके से काम कर रहा है मेरे ऊपर। ठीक है, ये मैं हूं और इसके ऊपर क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जी काम कर रहा है, तो वो इस एक्शन, वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जब वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा किसी भी चीज पर, जो चीज स्थित है, तो हम उसके लिए जी यूज करेंगे और एच उसका हम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, एनर्जी का। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जब यूजुअली हम अगर कोई चीज ऐसे टप करके मारेंगे तो जो नीचे जाके और फिर वापस आएगी, तो उसके अंदर क्या होगा? जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जब नीचे जा रही है तब प्लस में जा रहा है, वापस आ रही तो नेगेटिव में आ रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर कोई डैम है, डैम के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है, उस पानी में यूजुअली क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, संचित ऊर्जा उसके अंदर होती है। ठीक है, क्योंकि पानी वहीं पर स्थिर है, बह नहीं रहा है। अगर बह रहा होता तो क्या हो जाती? उसमें गतिज ऊर्जा होती, पर क्योंकि वो पानी स्थिर है तो इसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब बल को समझाते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए एवं दैनिक जीवन के उदाहरण समझाओ। ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड डिफाइन फोर्स विद गिविंग एग्जांपल्स रिलेटेड टू डेली लाइफ। ठीक है, फोर्स को एक्सप्लेन करना है, फोर्स के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, और क्या एक्सप्लेन करना है? उसका जो डेली लाइफ में यूजेज है वो। बल को एक्सप्लेन करते हुए उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके प्रकार लिखेंगे और उसके अंदर क्या क्या टाइप्स है वो लिखेंगे। ठीक है, और जो जीवन में हम यूज करते हैं, बल हर कोई यूज करता है हर जीवन में। अभी मैं बोलने में जो फोर्स यूज, बोलने में यूज कर रही हूँ तो भी वो फोर्स ही यूज हो रहा है। ठीक है, मेरी एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, तो वो हम वर्ड्स लिखने, अब 200 वर्ड्स मतलब 2 पेज, 2 पेज कैसे लिखेंगे हम? पहले में तो हम बल को एक्सप्लेन कर देंगे, एक एकदम परफेक्ट टाइप की डेफिनेशन बनाएंगे, छोटी पर सही साठ। ठीक है, उसके अंदर हम मोस्टली चाहेंगे कि सारी चीजें, फोर्सेस से जितनी भी चीजें रिलेटेड हो उस डेफिनेशन में हम उसको कंटेन कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी एक डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे? इसके सारे डायमेंशन कवर करने हमको, सारे आयाम। ठीक है, सारे आयाम कवर करेंगे तो 11 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। सारे आयाम कवर होंगे तो 5 का भी बन जाएगा और 3 मार्कर भी बन जाएगा। ठीक है, कैसे? बस हमको छाटना है कि कब कहाँ हमें क्या लिखना है। उसके लिए क्या करना होगा? हमको डीप थोरो स्टडी करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी लिखने की। लिखने की प्रैक्टिस होगी तो वहां जाके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे अपने आप। ठीक है, वहां ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, यार याद कर रहे हो, बहुत देर हो गई याद कर रहे, टाइम वेस्ट हो गया, सारा टाइम चला गया और एक आधी आंसर छूट गया, ऐसा नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो वहां जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे पहले से तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके सारे आयाम कवर करेंगे। अब बल, उसकी परिभाषा कवर कर लेंगे हम। ठीक है, परिभाषा हो गई, प्रकार बोल रहा है वो, प्रकार भी लिख देंगे हम और उसके उदाहरण भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पहले से पता होगी तो ही हम लिख पाएंगे। तो इसके सारे आयाम कवर करेंगे हम। सारे आयाम कवर करने में हमारा एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक हम यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, अब बल क्या होता है? बल की एक डेफिनेशन, बल की डेफिनेशन लिख देंगे हम। परिभाषा, ऐसा बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन का प्रयास करता है, उसकी गति अवस्था, विरामावस्था, दिशा या विकार में, आकार में परिवर्तन करता है, वो बल होता है। अब बल क्या होता है? बल माने फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स सबको पता है। ठीक है,
हमारे माँ बाप हमको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, हम उन्हें फोर्स करते हैं हमें अच्छी अच्छी चीजें दिलाने के लिए, ठीक है। तो वही हम पापा को फोर्स करें, पापा गाड़ी दिला दो दिला दो दिला दो, तो वही फोर्स ही है, ठीक है। वहां पे भी हम बल का प्रयोग कर रहे हैं, पर वो कौन सा बल है, हमारा इमोशनल बल है, हम इमोशनली उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बल है वो फिजिकल बल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये अगर बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड को अगर मैं ऐसे, मुझे पीछे की साइड धक्का देना, तो मैं इसके ऊपर अपना हाथ प्रेस करूंगी, ठीक है। मैं जितना हाथ प्रेस करूंगी ये उतना पीछे जाएगा। अब उसके वेट पे भी डिपेंड करता है और मेरे फोर्स पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितना फोर्स उसको लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगी वो उतना ही क्या बोलते हैं पीछे जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसकी पोजीशन में चेंज आएगा। अगर ये यहाँ से इस पोजीशन से, वन पोजीशन से ये टू पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन में चेंज आया, ठीक है, इसकी अवस्था में चेंज आया है ना, इसकी अवस्था में चेंज आया। अब मैं जिस तरीके जिधर उधर की साइड लगा रही हूँ, पहले ये इस साइड में था, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, उस साइड में हो गया, तो इसकी डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है, डायरेक्शन में भी चेंज होगा इसका। मान लो अगर कोई पेपर होता, मैं उसको ऐसे फोल्ड करती या क्रम्बल कर देती या ऐसे उसको वो कर देती, तो क्या हो जाता, उसके शेप में भी चेंज आ जाता, ठीक है, उसके शेप में चेंज आया, अवस्था में चेंज आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। इस बॉटल को उठा पा रही हूँ, ऐसे घुमा रही हूँ, तो अब क्या हुआ, इसमें चेंज आया। ये चेंज कैसे आते हैं, फोर्स के थ्रू। मैं बल लगा रही हूँ उसको एक डायरेक्शन के अंदर, तो उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसका शेप चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें काय में आती है, बल। अगर ये सारी चीजें करने की कोई कोशिश करता है, कोई फोर्स, कोई बाह्य कारक, मतलब बाहर से लगा रहे, इस बॉटल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं बाहर से अपन ये जो फोर्स लगा रही है बाह्य कारक है, बाह्य कारक की वजह से इसकी स्थिति अवस्था में चेंज आ रहा है, तो वो क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, गाड़ी को धक्का दे रहे तो गाड़ी इधर से उधर मूव कर रही, तो उसमें फोर्स लगा रहे हैं हम, राइट, फोर्स लगा रहे तो उस वजह से वो गाड़ी मूव कर रही है, तो उसकी अवस्था में चेंज हुआ, उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ, ठीक है, तो वो होता है फोर्स, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, न्यूटन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन इसका मात्रक होता है, एन कैपिटल एन, ठीक है, ये याद होना चाहिए। किसी चीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मात्रक हमको याद होनी चाहिए। मात्रक हमारे इसमें सिलेबस में भी है, मात्रक और माप हमारे सिलेबस में है, तो हमको ये चीज याद होनी चाहिए कि इसका कौन सा मात्रक है, ठीक है। तो बल का कौन क्या मात्रक होता है, न्यूटन एन, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या होती है, सदिश होती है। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, सदिश, सदिश क्या होता है, सदिश में क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होती है, ठीक है। डायरेक्शन अगर किसी चीज में लग रहा है तो सदिश होगी, और डायरेक्शन नहीं लग रहा है तो अदिश होगी। मान लो मैं बोलती हूँ कि इस एक कोई चीज है, इसका वजन कितना है, 5 किलो है, तो क्या मैंने बताया 5 किलो इस दिशा में, नहीं, मैंने ये नहीं बताया, ठीक है। मैंने बोला इसका वजन 5 किलो है, ठीक है। पर अगर यही मैं तुमको बोल रही हूँ कि क्या बोलते हैं, तुम वहाँ तुम 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल के जाओ, तो अगर आप चल के जा रहे हो उत्तर दिशा में, तो मैंने बताया दिशा, तो ठीक है, वो क्या हुआ, हमारा विस्थापन हुआ। यहाँ से आप 5 किलोमीटर उस जगह पे गए हो जो उत्तर की ओर है, तो यहाँ पे विस्थापन हुआ है आपका किसी दिशा में। तो जब दिशा आ जाएगी तब क्या हो जाएगी वो चीज, अदिश, सदिश, ठीक है। और जब दिशा नहीं है, दिशाहीन है, तो क्या होगा, वो अदिश, ठीक है। तो ये सदिश टाइप का होता है, क्योंकि अगर मैं ये बोर्ड यहाँ पे है, मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, तो मेरा एक डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो गाड़ी में उसको धक्का दे रही हूँ, तो उसमें चीज फिक्स है, तो वो क्या होगा, डायरेक्शन के साथ में होगा, दिशा के साथ में होगा, इसलिए सदिश होगा। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रदर्शित एफ से करते हैं, कैपिटल एफ, ठीक है। कैपिटल है, स्मॉल है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन न्यूटन इसका मात्रक है, ठीक है। अब बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है, इसके बारे में हमने एक और पॉइंट लिख दिया इसकी डेफिनेशन में। तो बल की जो परिभाषा है वो कहाँ से ली गई है, न्यूटन के प्रथम नियम से। सबको पता है न्यूटन के 3 नियम है, ठीक है, पहला, दूसरा और तृतीय। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो हमको देता है बल की परिभाषा, उसको हम इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो नियम है वही हमको बल की परिभाषा देता है कि बल क्या होता है, ठीक है। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसके द्वारा ही हमको बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। वो जड़त्व का नियम है, उसे हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि कोई चीज विरामावस्था में या इस पोजीशन में, बैठी हुई पोजीशन में है, कोई बस रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, ठीक है, वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। उसके ऊपर जैसे ही कोई फोर्स या बल अप्लाई करेंगे वो गति अवस्था में आ जाएगी। और अगर कोई गति अवस्था में है, कोई गाड़ी चल रही है,
बस चल रही है वही बस, तो जब तक उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक रुकेगी नहीं। ब्रेक के बिना तो बस रुकने वाली है नहीं। तो उसके ऊपर ब्रेक लगाया मतलब हमने क्या लगाया, उसके ऊपर एक बल लगाया, बाह्य बल लगाया हमने। उसके जो टायर है उसके ऊपर ब्रेक लगेगा तो वो क्या हुआ, एक बाह्य बल हुआ। तो वो जो बाह्य बल हमने लगाया है वो क्या चेंज करेगा, उसकी अवस्था को चेंज करेगा, उसको गति अवस्था से विरामावस्था में ला देगा। ठीक है, मूविंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में ला देगा उसको। ठीक है, तो ये जो विरामावस्था या गति अवस्था में जो चेंज होता है यही होता है हमारा बल। ठीक है, और यहीं से हमको मिलती है बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से, जिसको हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसे तो जब हम न्यूटन के तीनों नियम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं से हमको समझ में आएगा कि क्या चीज है। अब जो बल है, उसने ये पूछा, बल को समझाते हुए हमने बल को समझा दिया। अब उसने क्या कहा, बल के प्रकारों को, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये बताना है हमको। तो हम बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रकार लिए हैं, इसमें आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो आपके पास में और प्रकार हो तो, वरना ये भी इतने भी सफिशिएंट है। ठीक है, हमको 11 मार्क्स के हिसाब से लिखना है तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, हमको डायग्राम भी बनाना जरूरी। ठीक है, जब 11 मार्क का है तो हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि हम अपने चीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम बनाया बल के प्रकार का। ठीक है, ये बल के प्रकार, अब कितने टाइप के प्रकार है, घर्षण, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तनाव बल, श्यान बल और चुंबकीय बल। ठीक है, इतने टाइप के बल होते हैं। अब हमारी वर्ड लिमिट पे डिपेंड करेगा हमको कितना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमने बल के प्रकार बना दिए, चाहे तो हम इनमें से 4 एक्सप्लेन कर दे, 3 एक्सप्लेन कर दे, 2 एक्सप्लेन कर दे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वर्ड लिमिट के ऊपर। आंसर कैसे बनाना है वो हमको पता होना चाहिए, और वो तभी बनेगा हमारा आंसर जब हमारे पास में कंटेंट होगा। कंटेंट होगा तो हम उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं। इस मेंस आंसर राइटिंग के बाद में जो हमारा डिस्कशन होगा वो उसी पे होगा कि हमारा आंसर किस तरीके का होना चाहिए। तो अब उसने बोला है बल को समझाते हुए उसके प्रकार बताइए, तो बल को समझा दिया हमने, उसकी डेफिनेशन लिख दी, बल किस टाइप का होता है, उसमें हमने 3 फैक्ट भी डाल दिए हैं, उसका मात्रक, प्रकृति और प्रदर्शन भी डाल दिया है उसमें। अब हम उसके प्रकार को समझा रहे। ठीक है, तो घर्षण बल, नाभिक, अब इनमें से कोई से भी 4 बल हम समझा देंगे। ठीक है, 4 या 3 बल हम समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझा रहे घर्षण बल को। घर्षण बल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख दी पहले तो हमने। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है, 2 वस्तु व पिंडों के संपर्क की सतहों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है, जो मुख्यतः ठोस पदार्थों में होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कि the force applied between 2 objects in contact is known as the फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो दोनों हैं ये मूव कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये जो इस डायरेक्शन में साथ में मूव कर रहे थे 2 पार्टिकल्स जो थे, अब ये जो साथ में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इन दोनों के बीच में ये जो कॉन्टेक्ट वाली फोर्स है, ये जो सतह जो है जो आपस में संपर्क में है, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट वाली जो इसका सरफेस है, कॉन्टेक्ट वाला जो सरफेस है इसका, या जो सतह जो है जो आपस में जुड़ी हुई है, उस सतह के बीच में क्या होगा, एक बल उत्पन्न होगा। ये जो बल उत्पन्न होगा ये होगा घर्षण बल। ये आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकेंगे। ये क्या करेंगे, इस दोनों को फोर्स करेंगे कि यहीं पर रुक जाओ और ये आगे ना बढ़े। एक दूसरे के बीच में एक फ्रिक्शन होगा। जब हम चलते हैं तो हमारे जूतों के नीचे याद है छोटे छोटे वो रहते हैं बने हुए शेप, हमारे जूतों के अंदर ऐसे छोटे छोटे बने हुए थे नीचे सोल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, हमारे पैरों में फ्रिक्शन डालते हैं जिससे हम फिसले ना। अगर किसी के जूते का सोल एकदम प्लेन होगा तो क्या होगा, वो फिसल जाएगा। जैसे ही हम पैर रखेंगे मोस्टली हम फिसल जाएंगे, या तो गीला होगा तो और ज्यादा ही चांसेस हो जाते हैं हमारे कि एकदम से हम फिसल जाए। तो हम जो ना फिसले उसके लिए क्या होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं, या अजीब सा कुछ शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे सोल का। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा एलिवेटेड या उठा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, हमारे शूज को ग्रिप प्रदान करता है। ठीक है, ग्रिप देता है। ग्रिप से क्या होता है कि फ्रिक्शन ठीक होता है, और फ्रिक्शन सही होता है तो हमारे फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर भी में भी आपने देखा होगा, जो टायर होता है, टायर में से छोटे छोटे स्पाइक्स निकले होते हैं, ऐसे छोटे छोटे निकले होते हैं। ये टायर होता है, उसमें से छोटे छोटे निकले होते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन होती है टायर पे। वो क्यों होती है, फ्रिक्शन बनाने के लिए। फ्रिक्शन होगा तो ये गाड़ी नहीं फिसलेगी। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो गाड़ी फिसल जाएगी और एक्सीडेंट होंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, फ्रिक्शन होती है।
ये हमको रोकती है फिसलने से, या हमारी जो पोजीशन है हमको स्टेबल रखने की कोशिश करती है। तो एक तरीके से क्या कर रही है, ये हमारा जो मोशन है उसको रोक रही है, उसके अंदर एक बाधा उत्पन्न कर रही है। तो ये क्या कर रही है, हमारी आपेक्षिक गति को, जो हमारी गति होनी चाहिए उस गति को विरोध कर रही है, उस गति का विरोध कर रही है, उसको रोक रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है। जो हमारा मोशन होना चाहिए उस मोशन को जो रेजिस्ट कर रहा है वो फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। अगर एक बॉल भी अपन ऐसे निकालते हैं तो बॉल भी फ्रिक्शन की वजह से, जो ग्राउंड के सरफेस में फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो धीमे धीमे जाती है। ठीक है, तो वही होता है घर्षण। इस घर्षण बल को हमने समझ लिया। अब इसका एक उदाहरण दे देंगे हम। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते वक्त घर्षण उत्पन्न होता है। जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम चौक से लिखते हैं, आपने देखा होगा, तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी सी आवाज आती है, टक 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 टक। तो वो आवाज क्यों आती है, घर्षण होता है। अगर वो नहीं होगा तो चौक फिसल जाएगी बोर्ड पे, है ना। तो घर्षण होना जरूरी है। ठीक है, तो घर्षण की वजह से जो चौक या बोर्ड पे लिख रहे हो आप, उसके अंदर एक घर्षण बल उत्पन्न होता है। अब इसका एग्जाम्पल सपोज कर लिया हमने, ये एक ब्लॉक है ए, ठीक है, और ये जो है ये स्लोप है डी। ठीक है, तो अब ये जो ब्लॉक है या ये जो सामान है या जो भी हमने बॉक्स ले लिया है, कुछ भी लिया है एक सामान, तो वो आप क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे हमको ये उसका रास्ता है, उसकी गति इस दिशा में हो रही है। कोई भी चीज है उसकी गति हो रही है इस दिशा में। ये क्या है, एक स्लोप है या स्लांट है, जो भी है, रोड है, समझ लो। ठीक है, तो अब इसकी गति क्या है, इस बॉक्स की गति इस दिशा में हो रही है, ए बॉक्स की गति। ठीक है, तो जब ए बॉक्स की गति इस दिशा में हो रही है तब क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो रहेगा नॉर्मल फोर्स, वो इसी दिशा में होगा। कोई भी चीज अगर ये चीज है तो ये जो अगर मूव करेगी तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स होगा, वो क्या होगा, उसका नॉर्मल फोर्स होगा। ये हर चीज पे लगता है। ठीक है, हर चीज पे जो भी सॉलिड चीज होगी उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, वो होगा नॉर्मल फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो उसको नीचे की तरफ पुल करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, नीचे की तरफ उसको पुल करके रखता है। और वो एक होगा फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगेगा, क्योंकि ये चीज इधर की साइड मुड़ रही है। ठीक है, ये चीज इधर जा रही है, तो इसके ऑपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो क्या करेगी, इस चीज को रोक के रखेगी, इसकी गति में रुकावट बनाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये तो सटाक से एकदम नीचे आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक फ्रिक्शन होना चाहिए, एक स्टॉपिंग मूवमेंट होना चाहिए, या रेजिस्टेंस होना चाहिए। उस रेजिस्टेंस की वजह से ये रुकेगा। ठीक है, या धीरे मूव करेगा, उसकी जो मोशन है उसमें थोड़ा सा पॉज आएगा या थोड़ा सा डिले आएगा। ठीक है, तो उस गति को जो रोक रहा है, रेजिस्टेंस जो विरोध कर रहा है, वो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन या घर्षण बल। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। नॉर्मल फोर्स इस तरफ से काम कर रहा है, ग्रेविटी इधर और फ्रिक्शन इधर। ठीक है, अब हमने दूसरा फोर्स लिया है, कौन सा, शान बल। ठीक है, शान बल क्या होता है, द्रवों या गैसों में दो परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को, जो कि अपेक्षित गति का विरोध करता है, वह शान बल कहलाता है। अब जो सॉलिड है, ये भी सॉलिड सरफेस है और ये भी सॉलिड सरफेस है। ठीक है, ठोस जगह है, दोनों बॉक्स भी ठोस है और जगह भी ठोस है। पर जब अगर हम लिक्विड लेते हैं, मान लो ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में अगर आप एक बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो वो जो है बर्फ का टुकड़ा सॉलिड है फिलहाल। ठीक है, और जब वो इसके अंदर जाएगा, इस लिक्विड के अंदर, लिक्विड पानी के अंदर, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, एकदम से नीचे नहीं जाएगा, जाएगा बहुत जल्दी, हम उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, पर हाँ टाइम लेगा, कुछ माइक्रो सेकेंड का टाइम लेगा। तो वो माइक्रो सेकेंड का टाइम क्यों लिया उसने, क्योंकि ये जो पानी का जो सतह है वो उस बर्फ की सतह को रेजिस्ट करता है, मतलब रोकने की कोशिश करता है। उस बर्फ का जो मोशन है, नीचे जो गति है उसकी, उसका विरोध करता है। ठीक है, तो उस विरोध की वजह से क्या होगा कि बर्फ थोड़ा देर से नीचे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा देर से नीचे जाएगा, वही क्या होगा, उसका घर्षण बल होगा। और जो लिक्विड में लग रहा है, अगर तरल में लग रहा है तो वो क्या होगा, द्रव में लग रहा है तो वो क्या होगा, शान बल होगा। ठीक है, वो शान फोर्स होगा। ठीक है, अगर मान लो इस पानी की जगह मैंने शहद भरा होता, ठीक है, या डीजल भरा होता, या पेट्रोल ले लो, तो उस बर्फ के मूव करने में चेंज आता। ठीक है, अगर मैं एक शहद के कप के अंदर बर्फ डाल देती हूँ तो उसको नीचे तक जाने में पानी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि जो शहद है वो थोड़ा गाढ़ा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका घनत्व ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उसका रेजिस्टेंस, जो उसका विरोध होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो जब विरोध ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा। तो जो शहद की सतह है और जो बर्फ की सतह है, दोनों में आपस में जो फोर्स होगा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, शान बल, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तो विस्कस फोर्स या
जो डिफाइन करता है विस्कोसिटी को, ठीक है। तो विस्कस फोर्स यूजुअली हमेशा लिक्विड में होता है, जो शान बल होगा हमेशा लिक्विड में होगा, द्रवों में ही होगा मोस्टली, पर द्रव के अंदर भी अगर एक ठोस डालेंगे तो विस्कस फोर्स आएगा, द्रव में द्रव मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई फोर्स नहीं होगा, यूजुअली इजीली मिल जाता है। आप अगर कोल्ड ड्रिंक या रसना बनाते हैं, रसना में पानी डालते तो इजीली मिल जाता है ना, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई घर्षण नहीं होता है, कोई विरोधाभास नहीं होता है। तो विरोध नहीं है तो क्या होगा, वहां पे घर्षण नहीं होगा और वहां पे शान बल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब लिक्विड के अंदर या तरल के अंदर ठोस डालेंगे, लिक्विड के अंदर सॉलिड डालेंगे, तब क्या होगा, एक घर्षण होगा और उस घर्षण को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स या फिर शान बल, ठीक है। अब शान बल कहां से निकला है, शांता से, विस्कोसिटी से, विस्कोसिटी से निकला है ये बल, ठीक है। तो तरल पदार्थों की विभिन्न परतों के बीच में, कोई भी तरल पदार्थ है उसकी अलग अलग परतें होंगी, ठीक है। ये पानी की बोतल है, यहाँ से यहाँ तक इसकी अलग अलग परतें होंगी, ठीक है। इतना निकाल दिया तो अगली एक सरफेस आ जाएगी, इतना निकाल दिया अगली एक सरफेस आ जाएगी, इतना निकाल दिया अगली एक सरफेस आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो विभिन्न परतों होंगी उनके बीच में जो गति, उस गति का जो विरोध होगा उस गुण को क्या बोलेंगे, शांता, और उस बल को क्या बोलेंगे हम, विस्कस फोर्स या शान बल, ठीक है। तो जो गुण होगा वो विस्कोसिटी होगा और जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, विस्कस फोर्स, ठीक है। शांता और शान बल में डिफरेंस। अब इसका उदाहरण मैंने अभी बताया, एक शहद के कप में डाले गए बर्फ के टुकड़े के मध्य उत्पन्न होगा शान बल। जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल है, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऑयल लिया है हमने, ठीक है, सोयाबीन का ऑयल ले लेते हैं या मूंगफली का ऑयल ले लेते हैं, हर एक ऑयल की डेंसिटी अलग अलग होगी, कोई सा भी तेल लिया हमने, ठीक है, सोयाबीन का तेल लिया, आप उसके अंदर डालने की कोशिश करो, आप कोई सॉलिड चीज, जाने में वक्त लगेगा, उसी जगह आपने जैतून का तेल ले लिया या अरंडी का तेल ले लिया, तो उसमें जब आप कोई चीज डालोगे तो जैतून के तेल में आप नोटिस करोगे कि बहुत धीमे जा रही है, वहीं अगर आपने दूसरा तेल लिया है मूंगफली का या सोयाबीन का तो उसमें जल्दी जाएगी। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक चीज का क्या हो, डेंसिटी, जो घनत्व है वो ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है तो क्या हो रहा है, उसका बल भी ज्यादा लग रहा है, घर्षण बल ज्यादा लग रहा है, तो उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा ही हमको पता चल रहा है, ठीक है। तो शहद के अंदर या तेल के अंदर या कुछ भी हो, उसके अंदर जो घर्षण बल उत्पन्न होगा तरल के अंदर वो होगा विस्कस फोर्स। इसका मात्रक क्या होता है, पीआई, हम इसको पॉइजली भी बोलते हैं, ठीक है, पीआई इसका मात्रक होता है, ये हमको याद रखना है। पीआई इसका मात्रक होता है, इसको हम पॉइजली भी बोलते हैं, ठीक है, पॉइजली भी लिख सकते हो आप इसको हिंदी में, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है। तो ये हमने घर्षण शान बल के बारे में लिख दिया, घर्षण बल के बारे में लिख दिया, दो बल हो गए, ठीक है। हमको हमारी वर्ड लिमिट के साथ में आगे आगे लिखते चलना है। अब नेक्स्ट नाभिक के बल लिया हमने, ठीक है। नाभिक के बल क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स हमको सबको पता है, जो छोटे छोटे प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब दुनिया की कोई भी चीज ले लो, ब्रह्मांड की कोई भी चीज उठा करके ले लो, हर चीज के अंदर एटम होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। हर एक चीज के अंदर ये चीज होगी, ये चीज हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, रदरफोर्ड और बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये चीज प्रूफ कर दी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये जो चीज है, ये कोई भी किसी भी चीज का रैंडम हाइड्रोजन का ही एटम लिया है हमने या किसी भी चीज का एटम लिया है हमने, तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, कोई भी चीज होगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो आपस में फोर्स लगाएंगे, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये जो आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये क्या होता है, ये नाभिक के फोर्स होता है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, इसका नाभिक के, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है या नाभिक है। तो इसके जो नाभिक के पे जो फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस पे जो फोर्स लगेगा, उसको हम नाभिक के फोर्स बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसकी वजह से हमको बहुत एनर्जी मिलती है। आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, जो ऊर्जा होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है,
क्योंकि इसका जो फोर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई चीज़ अपने आप को बाइंड करके रखी है, मान लो ये जो बॉटल है या ये पेन है, ये पेन अपने आप को एक शेप में बना के रखा है, एक आकार में बना के रखा है, तो किस वजह से बना के रखा है, इसके जितने भी एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बांध के रखे। जब तक बांध के नहीं रखे होंगे तब तक ये आपस में ऐसे फैला हुआ होगा, ठीक है। तो वो जो बांध के रखे हैं वो फोर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो फोर्स स्ट्रांग है, वो बल बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से इसके अंदर जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, सबसे स्ट्रांग बल होता है, इसका बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगाए गए आकर्षण बल को नाभिक के बल बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में आपको पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, आप जाकर के उसको ले सकते हैं, ठीक है। और उसको पढ़िएगा, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से लेक्चर पढ़ा, ठीक है, हमको एक हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी। आपने टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दिया, उसके बाद में आप उसका वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर देखा, अब उसके बाद में उसका पीडीएफ पढ़े। इससे क्या होगा, आप टेस्ट जब देंगे तो आप अपने मन से जो कंटेंट लिखेंगे, फिर आप वीडियो देख करके उसको एनालाइज कर पाएंगे कि क्या हमने सही लिखा, क्या गलत लिखा, क्या हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे, क्या हम हटा सकते थे, ठीक है। वो हमको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद हम पीडीएफ पढ़ेंगे तो वो चीजें हमको याद होने लगेगी, ठीक है। तो अगर हमको अगली बार टेस्ट में, मेंस में, कहीं पे भी वापस टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या वापस से पेपर दे रहे हैं, तो हमको याद रहेगा कि हमको ये पॉइंट्स हमारे इस पे जोड़ने, तो याद रहेंगे पीडीएफ से, ठीक है। तो इसलिए रिविजन करना जरूरी है। इसी पीडीएफ का आप बार बार रिवीजन भी कीजिए, या फिर नोट्स में से रिवीजन कीजिए। आप खुद के अपने नोट्स बना सकते हैं लेक्चर देख देख करके, पर इसको रिवाइज करना, इस वीडियो को देखना है, टेस्ट लगाना ही है। टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कुछ नहीं होगा। हमने सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस होगी तभी आप परफेक्ट होगे, ठीक है। हम जिनको भी देखते हैं, एलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, जो भी है, इन सब ने अपने काम के लिए बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाके वो उसमें बहुत स्ट्रांग हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई मार्क जुकरबर्ग नहीं बनता, मार्क जुकरबर्ग ने भी बहुत प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो ग्रीन है ये न्यूट्रॉन दिखा रहे हैं, पिंक प्रोटॉन दिखा रहे हैं, और ये जो साइन है ये अट्रैक्शन का दिखा रहा है, और ये जो है रिपल्शन का दिखा रहा है। तो आप रिपल्शन हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम से, क्या पता चल रहा है हमको, जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन अपने आप को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर यहीं एक और प्रोटॉन हो गया तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे, ठीक है। तो दूर भेज रहे, ये अट्रैक्शन रिपेल्शन, ये टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियर में। इसका उदाहरण, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सूर्य के अंदर, किसी भी चीज में ले लो, वैसे एग्जांपल यही लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से भी कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल्स हमको अलग अलग लिखने, वेरिएड लिखना है, और हर एक चीज के दो दो तीन तीन एग्जांपल तो याद रखो ही रखो, ठीक है। वहां पे एक मिस हो गया तो दूसरा भी याद होना चाहिए, तो एग्जाम्पल्स उसके रखो याद, ठीक है। सन के अंदर जो होते हैं हीलियम और हाइड्रोजन के एटम्स, तो वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। उसकी वजह से फ्यूजन फिजन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो हमको सनरेज मिलती है, ठीक है, हीट मिलती है सन से, वही क्या होता है, हमारा फोर्स होता है, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। वैसे तो हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता है, अभी हम बस इसके फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कोई भी दो चुंबक आपस में गति कर रही है, ये ए चुंबक है, ये बी चुंबक है, ये जब आपस में गति कर रहे हैं तब इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। ये फोर्स इनको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये चुंबक ए है, ये चुंबक बी है, ठीक है। इसका जो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब क्या होगा, जब ये दोनों चुंबक ए और बी आपस में मूव करेंगे, जब ये आपस में मोशन करेंगे तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। अब वो फोर्स क्या करेगा, इनको आपस में पास लाएगा या दूर भेजेगा। अब जो लाइक पोल है, नॉर्थ साउथ तो पास में आएंगे, और जो साउथ साउथ है वो दूर जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेट सपोज इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो जब जब इसके सेम पोल होंगे तब तब ये एक दूसरे को दूर भेजेगा, जब जब लाइक अलग अलग पोल्स आएंगे तब तब ये एक दूसरे को पास बुलाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन, ये जो प्रतिकर्षण और आकर्षण का जो बल होता है दो चुंबकों के बीच में होता है, वही क्या होता है, चुंबकीय बल होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमको आंसर कंक्लूड करना है, 11 मार्क्स का जो आंसर होगा उसको कंक्लूड करना है। कंक्लूड कैसे करेंगे, हम ये जितने भी फोर्सेस होते हैं वो हम अपनी लाइफ में डेली यूज करते हैं, ठीक है। बॉटल को उठाना, गाड़ी को चलाना, किसी भी चीज में जूतों से भागना, ये सारी चीजें, घर्षण बल, चुंबकीय बल, जो मोटर चलती है इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें एग्जाम्पल नहीं है चुंबकीय बल का, ठीक है, वो मैं एडिट करवा दूंगी आपके लिए पीडीएफ में। क्या होता है, जब
इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर, जब वो घूमती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो क्या करती है, उस आपस में उसको कंबाइन करके रखती है, तो वो कंबाइन करती है, उससे प्रेशर जनरेट होता है और वो क्या करता है, मैकेनिकल फोर्स को डेवलप करती है। जब मैकेनिकल फोर्स बनता है उसमें, तो पानी हम नीचे से ऊपर लिफ्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये उसी फेनोमिना या उसी प्रोसेस पे चलता है, ठीक है। तो चुंबकीय बल भी हमारी डेली लाइफ में काम आता है, घर्षण बल भी आता है, न्यूक्लियस फोर्स भी आता है, हर टाइप के फोर्स हमारे का दैनिक जीवन में काम आ रहे हैं। तो हमको आंसर को कंक्लूड करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो अप्रोच रहेगा, हमारा जो अप्रोच कैसा रहेगा, ठीक है ना, हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, हम क्या करेंगे, पहले अपने टॉपिक्स को नोट्स में से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आ करके उसको वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर में जब हम उसको देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, जो मेंस के मैं पढ़ाऊंगी आपको लेक्चर्स में, उसमें हम पढ़ेंगे तो आपको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ने लायक है, क्या नहीं पढ़ने लायक है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, क्या नहीं आएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पढ़ने को तो हम सब पढ़े ही जा रहे, पढ़े जा रहे, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें हम पढ़े ही जा रहे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, हमको जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में जो आने लायक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको पता चलेंगे, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर में जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। जब टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो उसमें आपको क्या समझ में आएगा कि आपने कहाँ पे क्या पढ़ा है, क्या छूट गया है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। जब टेस्ट सीरीज लगा लेंगे आप, तो फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन वीडियो देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वीडियो में आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें छोड़ दी है और क्या हमको आप कवर करनी है, ठीक है। या हमारा आंसर क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, हमको वो आंसर इसमें पता चलेगा, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे हम याद करके अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। करेक्शन करना ही जरूरी है, ठीक है। करेक्शन नहीं होगा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हम अपने आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, पर हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर और अच्छा बन सकता है, ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, वो कोशिश हमको करनी है, ठीक है। वही कोशिश हम साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। मेंस के अंदर आपको लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है और यही चीज हमको स्कोर कराएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप बहुत सालों से पढ़ रहे हो, लेकिन अब जो चीज़ नई ऐड हुई है, जो चेंजेस हुए हैं उसके अंदर, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ेंगे तो ही हमारे मार्क्स स्कोर होंगे, ठीक है। बाकी की चीज़ें तो सब पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ना हमको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो वो हम कंसेप्चुअल से कंसेप्ट पढ़ेंगे, हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। जब हर चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम उसको लिख पाएंगे। 3 मार्क करो, 5 मार्क करो, 11 मार्क करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर्स। कंसेप्ट क्लियर होने, कंसेप्ट क्लियर हो गया, आंसर कुछ भी आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आएगा, हम वहाँ पे लिख के आएंगे। हमारे दिमाग में से हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट क्वेश्चन हाथ में से निकलते जाएंगे, ठीक है। और निकलेंगे भी इसलिए क्योंकि हमने वैसे ही मेंस में आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो, बहुत ज़्यादा जरूरी